बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगे और ये टॉपिक बेसिकली IAS 16 की बेस है कि जब आपको ये वाला टॉपिक आता होगा ना तो IAS 16 का हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और IAS 16 का कोई भी क्वेश्चन इसके बगैर नामुकम्मल है। इसीलिए इस टॉपिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। ये वो टॉपिक है जो बेसिकली आपके PRC में चैप्टर नंबर 6 सारे का सारा एज इट इज, इवन की एग्जांपल्स तक आपके पीआरसी वाली है। इसमें क्या है कि आप लोगों ने डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी होती है। डेप्रिसिएशन क्या होती है हमारे पास? सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। क्या? सिस्टमैटिक एलोकेशन। अब सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज सिस्टमैटिक एलोकेशन। सिस्टमैटिक एलोकेशन है कि आप किस मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। आप अपने पास मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज कौन सा कर रहे हैं। हम लोग अपनी तरफ से एक आइडिया लगाकर नहीं कह सकते कि हम लोग डेप्रिसिएशन इस साल इतनी चार्ज करेंगे, अगले साल ये चार्ज करेंगे, जिसकी कोई बेसिस ही ना हो। ऐसा नहीं कर सकते। हमें बताना होता है कि हम किस मेथड को फॉलो कर रहे हैं और उस मेथड को फॉलो करते हुए हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड क्या आएगा। अब हमारे पास इन टोटल 4 डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन हैं। उनमें द फर्स्ट वन इज straight line method of depreciation, second one is reducing balance method of depreciation, third one is यूनिट प्रोडक्शन मेथड जिसे हम लोग आउटपुट मेथड या यूजेज मेथड भी कहते हैं, एंड द लास्ट वन इज सम ऑफ डिजिट मेथड। ये चारों मेथड बहुत सिंपल से हैं, इजी हैं, लेकिन पीआरसी की हद तक। जब हम लोग आते हैं ना IAS 16 FR1 के अंदर, तो ये काफी टफ टाइम दे जाते हैं कि एसिड्स की डेप्रिसिएशन को हम लोगों ने चार्ज कैसे करना है, एसिड की डेप्रिसिएशन को हम लोगों ने कैलकुलेट कैसे करना है। तो ये थोड़ा सा टफ टाइम दे जाएंगे। रिवर्स कैलकुलेशंस भी करनी होंगी आप लोगों को, तो इंशाल्लाह हम लोग क्लासेस में ही ऐसी प्रैक्टिस कर लेंगे। वन बाय वन इन तमाम मेथड्स को हम लोग देखेंगे। लेकिन जैसे ही कहा गया हम लोगों ने डेप्रिसिएशन लेके चलनी है ऑन सिस्टमैटिक वे, लेकिन साथ में एक वर्ड यूज किया गया, डेप्रिशिएबल अमाउंट। अब डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होती है? इससे पहले हम लोगों ने ना कॉस्ट ऑफ एसिड को डिटरमिन कर लिया कि कॉस्ट ऑफ एसिड हमारे पास क्या है। कॉस्ट ऑफ एसिड पर इनिशियल रिकॉग्निशन है। उसके बाद आप लोगों ने देखने हैं कुछ एस्टिमेट्स बनाने होते हैं। जब आप लोग इनिशियली अपने एसिड को रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पर आपने दो एस्टिमेट्स करने हैं। और वो दो एस्टिमेट्स क्या हैं? कि हमारे एसिड की यूजफुल लाइफ क्या होगी, हमारे एसिड्स की यूजफुल लाइफ क्या होगी। अब यूजफुल लाइफ का जो डिसीजन है वो इस बात पर है कि आप उस एसिड को कितना अरसा यूज करोगे। इस बात से इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि उसकी इकोनॉमिक लाइफ कितनी है, कि इन एक्चुअल वो एसिड कितने साल यूज हो सकता है, उसके इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। हमने ये देखना है कि हम इस एसिड को कितना अरसा यूज करेंगे। अब जैसे एक गाड़ी, व्हीकल, उसकी जो इकोनॉमिक लाइफ है ना वो 20 ईयर्स है, लेकिन क्या आप 20 साल तक उस गाड़ी को यूज करेंगे? अगर आंसर है यस कि हम भी उसको 20 साल तक ही यूज करेंगे, तो उसकी इकोनॉमिक लाइफ और यूजफुल लाइफ सेम है और वो 20 ईयर्स है। लेकिन हमने कहा नहीं, हम इतनी पुरानी गाड़ी अपने यूजेज में नहीं रखेंगे। हमने अगर मैक्सिमम भी किसी गाड़ी को यूज किया तो हम 10 साल के लिए करेंगे। लेकिन आप देखें कि क्या 10 साल के बाद क्या आपकी गाड़ी सेल नहीं होगी? और जिसको आप सेल करोगे क्या वो उसको यूज नहीं करेगा? तो मतलब अभी उसकी लाइफ एंड नहीं हुई, उसकी इकोनॉमिक लाइफ अभी चल रही है। लेकिन आपकी नजर में उसको कितने साल यूज करना था? 10 ईयर्स। तो डेप्रिसिएशन 10 ईयर्स के लिए होगी, 20 ईयर्स के लिए नहीं होगी। डेप्रिसिएशन यूजफुल लाइफ तक होनी है। तो यूजफुल लाइफ क्या है कि आप उस एसिड को कितना अर्सा यूज करेंगे। फिर दूसरी बात यह है कि जरूरी नहीं कि ये यूजफुल लाइफ इन ईयर्स हो, ये इन यूनिट्स भी हो सकती है, ये सिमिलर यूनिट्स में भी जा सकती है। इन यूनिट्स हम जैसे प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी पे प्रोडक्शन हो रही है,
तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इस प्लांट एंड मशीनरी से हम इन टोटल 1 लाख नंबर ऑफ यूनिट्स बना सकते हैं। अब चाहे वो 1 लाख नंबर ऑफ यूनिट्स आप पहले साल में ही बना दो, या चाहे 20,000 नंबर ऑफ यूनिट्स आपने बनाए फर्स्ट ईयर में, 30,000 नंबर ऑफ यूनिट सेकेंड ईयर में बनाए, थर्ड ईयर में 15,000 नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए। तो जितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाते जाओगे उस हिसाब से हम डेप्रिशिएट करते जाएंगे, और टोटल 1 लाख नंबर ऑफ यूनिट्स तक हम उसको डेप्रिशिएट करेंगे। तो ये जो यूजफुल लाइफ है, जरूरी नहीं है कि हर मर्तबा इन ईयर्स हो, ये इन यूनिट्स भी हो सकती है। इसकी मैं बेस्ट एग्जांपल दिया करता हूं, जैसे व्हीकल्स, गाड़ी। जब हम लोग कोई गाड़ी परचेज करने के लिए मार्केट में जाते हैं ना, सेकंड हैंड कार, यूज्ड कार, मतलब न्यू के लिए तो उसकी लाइफ हमें पता है ना, बिल्कुल न्यू है, अभी तक रनिंग पोजीशन में नहीं है। लेकिन जब जाते हैं ना सेकंड हैंड के पास, हम लोग सबसे पहली चीज उससे पूछते हैं, भाई मॉडल कौन सा है। हम लोग मौजूद है 2025 में, उसने हमसे कहा कि भाई इसका मॉडल 2022 है। उसके बाद हम लोग ये नहीं कहते कि भाई ये 2022, 23, 24 3 साल चली हुई है तो इट्स गुड। हम ऐसा नहीं करते। हमारा फौरन से सेकंड क्वेश्चन होता है कि लाइफ अगर इन ईयर्स देखें तो 3 साल यूज हो चुकी है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, भाई माइलेज कितनी है, मीटर की रीडिंग कितनी है, कितने किलोमीटर चल चुकी है। अब इसके लिए अगर देखें कि आपके पास चॉइसेस हैं, आप गाड़ी परचेज करने के लिए गए, आपके सामने दो गाड़ियां मौजूद हैं, दोनों सेम मॉडल की मौजूद हैं, 2022 मॉडल, लेकिन एक गाड़ी है जो जस्ट 20,000 किलोमीटर चल चुकी है, और दूसरी गाड़ी है जो 50,000 किलोमीटर चल चुकी है। किसको प्रेफर करोगे? क्यों? क्योंकि आप उसकी यूजफुल लाइफ ना सिर्फ ईयर्स में देख रहे हैं, बल्कि इन किलोमीटर भी देख रहे हैं। गॉट इट? इवन के चले, एक गाड़ी है जो 2022 मॉडल है और 20,000 किलोमीटर चली हुई है, दूसरी गाड़ी है जो 2023 मॉडल है लेकिन 50,000 किलोमीटर चली हुई है। किसको प्रेफर करोगे? जो 20,000 चली हुई है। क्योंकि गाड़ियों में जो हम लोग एज देख रहे होते हैं ना, वो इंजन के किलोमीटर के रन करने पर होती है कि इंजन कितने किलोमीटर चल चुका है। इन ईयर्स हमें इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता, लेकिन इंजन कितना चला हुआ है इस चीज से हमें इफेक्ट पड़ता है। तो यूजफुल लाइफ को डिफरेंट वे में देखो, इंसानों की बात आती है तो इन ईयर्स हम लोग चले जाते हैं, लेकिन जब मशीनरी की बात आती है तो जरूरी नहीं कि आप इन ईयर्स रहें। आप उनके यूनिट प्रोडक्शन के ऊपर जा सकते हैं, आप उनकी माइलेज के ऊपर जा सकते हैं। एसिड की नेचर पे डिपेंड करता है कि आप कैसे लेके चलेंगे। अच्छा, इसके लिए शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो कि जब हम लोग गाड़ियों के टायर परचेज करते हैं ना, तो हर चीज की ना वारंटी होती है। ऑलराइट। अब वारंटी क्या है? गाड़ियों के टायर परचेज करते हुए ना, वो सप्लायर हमें वारंटी देता है, कहता है 1 साल, कि 1 साल तक ये बेहतरीन रहेगा। या फिर मैं वैसे अपनी तरफ से अज्यूम कर रहा हूं चीजें, 20,000 किलोमीटर, विच एवर कम्स फर्स्ट, 1 साल या 20,000 किलोमीटर, विच एवर कम्स फर्स्ट। अब देखो, एक पर्सन है जो अपनी गाड़ी यूज करता है ऑफिस से घर और घर से ऑफिस आने तक, तो उसका यूजेज तो बहुत कम है। तो वो क्या आपको लगता है कि 1 साल में 20,000 किलोमीटर रन कर लेगा? नहीं, मे बी वो 7,000 8,000 किलोमीटर रन कर ले, चलिए मैक्सिमम 10,000 किलोमीटर रन कर ले, लेकिन 1 साल कंप्लीट हो चुका है। अब ऐसी सिचुएशन में जो उसकी वारंटी थी ना, वो 1 साल का टाइम पीरियड थी। 1 साल के अंदर कुछ हो जाता है टायर्स को, वो जाके चेंज करवा सकता है। लेकिन एक ऐसा ड्राइवर है जो अपनी गाड़ी इन ड्राइव पे रन करता है, तो अब ऐसी सिचुएशन में देखो, तो जब इन ड्राइव पे रन हो रही है, दिन रात गाड़ी चल रही है, आपको नहीं लगता कि माइलेज पहले कवर हो जाएगी ड्यूरिंग द पीरियड? अभी 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसके लिए जो वारंटी कंसीडर होगी वो 20,000 किलोमीटर कंसीडर होगी। ऑल राइट। तो दोनों तरह की वारंटीज वगैरह गिवन होती हैं, क्योंकि लाइफ इन पे डिपेंड कर रही होती है। अब साथ में आपने ये अज्यूम कर लिया, एस्टिमेट कर लिया कि आपके एसिड की यूजफुल लाइफ कितनी है। आई होप कि आपको वैसे यूजफुल लाइफ का पता भी चल गया होगा। फिर आपने ये देखना है कि एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, क्या ये एसिड मुफ्त में दे देंगे किसी को? हमारे काबिल नहीं रहेगा इस्तेमाल के काबिल, या मैं उसको इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, तो क्या ऐसा नहीं है जैसे हम इसको सेल कर देंगे? तो जब सेल करेंगे, क्या सेल प्रोसीड्स नहीं मिलेंगे? कब मिलेंगे? जब डिस्पोज करेंगे, और डिस्पोज कब करेंगे? एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ।
तो वो जो वैल्यू उस टाइम पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमें मिल जानी है, उस वैल्यू को कहा जाता है रेजिडुअल वैल्यू, जिसे हम लोग स्क्रैप वैल्यू या सॉल्वेज वैल्यू कहते हैं। रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, सॉल्वेज वैल्यू, सेल प्रोसीड्स एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसिड। ऑलराइट, ये दो चीजें आपने इनिशियली जाकर एस्टिमेट करनी है। गॉट इट? अब ये जो सॉल्वेज वैल्यू है, ये तो एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसिड है। तो इस सॉल्वेज वैल्यू की बेसिकली आज के दिन वैल्यू देखी जाती है, मतलब इसकी प्रेजेंट वैल्यू, कि हमारे पास इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या बनेगी। लेकिन क्योंकि ये अब क्यूएम का टेस्ट तो हो नहीं रहा कि आप लोग प्रेजेंट वैल्यू खुद से फाइंड करो, तो जो सॉल्वेज वैल्यू वो आपको देगा वो बेसिकली उसकी प्रेजेंट वैल्यू ही है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अब मुझे एक बात बताइएगा, आपने एक एसिड परचेज किया 1 लाख रुपए का, आपने कहा कि 5 साल इस एसिड ने यूज होना है और 5 साल के बाद ये एसिड आपका 20,000 रुपए में सेल हो जाएगा। एम आई राइट? तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे 5 साल में ये 80,000 डेप्रिशिएट हो जाएगा? तो ये जो 80,000 है ना, इसे कहा जाता है डेप्रिशिएबल अमाउंट। ये टोटल 1 लाख से डेप्रिशिएट नहीं होगा, क्योंकि 1 लाख में से 20,000 तो आपको वापस मिल जाना है, तो बाकी इन दोनों का डिफरेंस कितना रह गया? 80,000। ये 80,000 ओवर द पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसिड ऑन सिस्टमैटिक बेसिस डेप्रिशिएट होता रहेगा, और ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस हम लोगों ने जाके चार्ज करना है। मेरी बात समझ आ गई? तो क्या डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होती है हमारे पास? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इज नोन एज डेप्रिशिएबल अमाउंट, जिसको डेप्रिशिएट करना है ओवर द पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। एम आई राइट? क्या सारे का सारा एक ही साल में कर दो? नहीं, हर साल डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट। तो वो जो डिफरेंट अमाउंट हर साल हम लेके जा रहे हैं, वो अमाउंट कहलाएगी डेप्रिसिएशन। वो अमाउंट क्या कहलाएगी? डेप्रिसिएशन। ये एज एन एक्सपेंस से जाएगी। डेप्रिसिएशन क्या होती है कि हर साल हम अपने एसिड को यूज करते हैं, तो 1 साल के एंड होने पर ये कितना डेप्रिशिएट हुआ, मींस दैट कितना अपनी वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है। तो आफ्टर डिक्रीज इन वैल्यू, फर्स्ट ईयर के एंड पर उसकी वैल्यू क्या होगी? क्या वो कॉस्ट के इक्वल होगी? नहीं, कॉस्ट से कम हो चुकी होगी। कितनी कम होगी? जितना हमने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी उतनी कम होगी। एम आई राइट? तो कॉस्ट में से अगर हम लोग वो डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, तो जो अमाउंट बचेगी उसे कहा जाता है कैरिंग अमाउंट, जिसे हम लोग रिटर्न डाउन वैल्यू या नेट बुक वैल्यू कहते हैं। ये बातें आपको समझ आ रही होंगी, क्योंकि पीआरसी में बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ के, बल्कि उस पेपर को पास करके इधर आके बैठे हुए हो। एम आई राइट? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ ना आ रही? अच्छा, जब नेक्स्ट ईयर में जाएंगे आप फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। वो जो डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर रहे हो वो तो जाएगी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, लेकिन फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन और नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन दोनों मिलकर बना लेंगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब कैरिंग अमाउंट जब भी आप लोगों ने फाइंड करनी हो, तो हमेशा आप लोग कॉस्ट में से माइनस करोगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है? फ्रॉम द डेट when the asset is available for use, वहां से लेकर टू डेट आज तक हम एसिड को कितना डेप्रिशिएट कर चुके हैं इन टोटल, उसे कहा जाता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और फॉर द पीरियड कितना डेप्रिशिएट किया, इसे कहा जाता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। मेरी बात समझ आई? दोनों को डिस्टिंग्विश कर लोगे। करंट ईयर में एसिड में कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की गई, वो एज एन एक्सपेंस प्रॉफिट और लॉस काउंट हो जाएगी। लेकिन जब से एसिड अवेलेबल फॉर यूज हुआ, मतलब जब हमने उसको परचेज किया, तब से लेकर आज तक टोटल कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज कर चुका हूं,
उसे कहा जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगी, जो बाकी अमाउंट आएगी वो क्या कहलाएगी? कैरिंग अमाउंट या नेट बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू, इन शॉर्ट WDV। ऑलराइट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर एसेट हमेशा अपनी कैरिंग अमाउंट पे रिकॉर्ड होता है। हर साल की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट में एसेट की रिकॉर्डिंग हमेशा उसकी कैरिंग अमाउंट पर होगी। किसी को कोई डाउट? चलें अब चलते हैं आपकी बुक की तरफ। कहते हैं कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशन, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, सिर्फ वन टाइम हम इसको गो थ्रू करने वाले हैं। कहते हैं द यूज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट प्रोवाइड्स बेनिफिट्स टू बिजनेस ओवर सेवरल इयर्स, therefore it is not appropriate to recognize total cost of such assets as an expense either in the year of acquisition or in the year of disposal। बेसिकली है तो ये हमारा एक्सपेंस है, मेरे एक्सपेंडिचर थी। जब भी मैं कोई नॉन करंट एसेट परचेज करता हूं तो मेरी तरफ से कैश का आउटफ्लो होता है, और कैश का आउटफ्लो होना एक्सपेंडिचर कहलाता है। एक्सपेंस नहीं, एक्सपेंडिचर कहलाता है। ये एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं डे टू डे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए अगर हम कोई कैश का आउटफ्लो करते हैं तो वो कहलाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और वो आपकी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस चले जाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर जो हम लॉन्ग टर्म एसेट्स के ऊपर करें, मतलब कुछ ऐसे एसेट्स के ऊपर करें जो हमें सेवरल इयर्स के लिए बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हों। तो अगर हम उनको एक्वायर करते हैं तो हैं ये भी एक्सपेंस, लेकिन ये कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पार्ट बनता है। क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर भी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पार्ट बनता है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। ये उसी साल एक्सपेंस नहीं बन जाता जिस साल हम एसेट को परचेज कर रहे हैं, ना ये उस साल एक्सपेंस बनता है जिस साल हम एसिड को डिस्पोज कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। ये जब तक हम एसिड को यूज करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, थोड़ी थोड़ी अमाउंट ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज करता है। ऑलराइट, इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन। ऑलराइट, अच्छा अब देखिएगा फिर क्या कहते हैं। कहते हैं रिकॉग्नाइजिंग पीरियोडिक डेप्रिसिएशन। अब ये जो डेप्रिसिएशन है ना, ये पीरियोडिक एक्सपेंस है। पीरियोडिक एक्सपेंस, पीरियड एक्सपेंस हमेशा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हो जाएंगे। जब भी बात आती है ना पीरियोडिक एक्सपेंस की, समझ लीजिएगा कि इसका ताल्लुक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के साथ है। जैसे कि इंश्योरेंस पीरियोडिक एक्सपेंस है, रेंट पीरियोडिक एक्सपेंस एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है, तो हमेशा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पार्ट बनेंगे। तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड, और वो टाइम पीरियड क्या है? यूजुअली 1 ईयर। 1 ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है, वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज करेंगे। कहते हैं पीरियोडिक डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस मैचेस द कॉस्ट ऑफ अ नॉन करंट एसेट्स टू द बेनिफिट अर्न्ड फ्रॉम इट्स यूज इन द बिजनेस। In effect, the cost less residual value, क्या कहलाती है ये चीज? Cost less residual value is known as depreciable amount of an asset is transferred to the statement of comprehensive income over the period for which asset is, और इस पीरियड को क्या कहते हैं हम लोग? यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। अब देखें, हम लोगों ने कहा 1 लाख रुपए का एसेट है, 20,000 रुपए उसकी रेजिडुअल वैल्यू है। क्या वो 20,000 रुपए स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा? नहीं। कितनी अमाउंट जाएगी? 80,000 जाएगी। और वो 80,000 क्या थी? डेप्रिसिएशन। क्या 21 साल में जाएगी? नहीं। कब तक जाएगी? ओवर द पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। क्लियर? नेक्स्ट वन इज, it is important to understand that the depreciation is not decrease in value of, depreciation को कहता है डिक्रीज नहीं किया जाता,
written down of carrying amount of an item of PP is called impairment loss। और इसके लिए हमारे पास अलग से स्टैंडर्ड मौजूद है और उस स्टैंडर्ड का नाम है IAS 36 which will be covered later in the chapter। सिलेबस का पार्ट है IAS 36 impairment loss, वो हम लोग वहां पे जाके डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, आपने बैड एंड डाउटफुल डेट पढ़ा हुआ है कभी? अच्छा देखो, बैड एंड डाउटफुल डेट में फर्क क्या था कि जो बैड डेट होता है ना वो आपके रिसीवेबल्स को डिक्रीज करता है। क्या? जो बैड डेट है वो आपके रिसीवेबल्स को डिक्रीज करेगा। क्या मतलब? राइट ऑफ कर दिया जाता है रिसीवेबल्स के अकाउंट में से। एम आई राइट? लेकिन जो डाउटफुल होता है वो डिक्रीज तो ये भी करता है, लेकिन ये डिक्रीज जाके करता है इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये रिसीवेबल्स के अकाउंट में कहीं नहीं आता। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्या उसके लिए अलग से अकाउंट नहीं बनाया करते थे हम लोग? यही केस इधर है। कहते हैं ये जो डेप्रिसिएशन है ना ये कभी भी आपके एसेट्स में से डिक्रीज नहीं होगी। क्या मतलब इसका? कहते हैं कभी भी अपने एसेट्स में से इसको राइट ऑफ ना करना। एसेट अकाउंट में से डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ नहीं करना। कहते हैं ये जो एसेट्स में डिक्रीज आता है ना हम उसको इंपेयरमेंट लॉस कहते हैं। वो तो हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। तो इस डेप्रिसिएशन को आप लोगों ने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के तौर पर अलग से रिकॉर्ड करना है। एसेट्स अकाउंट में लेकर आने की जरूरत नहीं है। फिर क्या कहता है, डेप्रिसिएशन क्या है? सिस्टम में, ये बात आपको ऊपर वाली समझ आ गई होगी। फिर कहता है सिस्टमैटिक एलोकेशन। तो मैंने आपको बता दिया व्हाट इज सिस्टमैटिक एलोकेशन। 4 डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन मेथड। किसकी सिस्टमैटिक एलोकेशन? और डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। फिर क्या कहते हैं, ऑफ एन एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। अब यहां पर उसने रेजिडुअल वैल्यू की बात कर दी। तो रेजिडुअल वैल्यू क्या है? रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट इज द एस्टिमेटेड अमाउंट। क्या मैंने आपसे कहा नहीं था? 2 एस्टिमेशन आप कर रहे होते हो, कौन कौन सी? यूजफुल लाइफ और पहली रेजिडुअल वैल्यू आ गई। इस एस्टिमेटेड अमाउंट दैट एन एंटिटी वुड करंटली ऑब्टेन। तो मैंने आपसे कहा नहीं कि मैं तो 5 साल बाद एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट उस वैल्यू को रिकवर करूंगा। तो उस वैल्यू की आज क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड की जाती है। तो इसीलिए उसने वर्ड यूज किया करंटली ऑब्टेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ द एसेट। मतलब आपने एक गाड़ी परचेज की, बिल्कुल ब्रांड न्यू कार आप लोगों के पास मौजूद है। आपने कहा कि मैं 5 साल बाद इस गाड़ी को सेल कर दूंगा। तो आप ये देखो कि मार्केट में सेम वही गाड़ी मार्केट में मौजूद होगी। तो देखो कि अगर यही 5 साल पहले की कोई गाड़ी यहां मार्केट में मौजूद है तो आज उसकी वैल्यू क्या है? तो वो आपके लिए बन जाएगी रेजिडुअल वैल्यू। अब नेक्स्ट देखो, कहते हैं आफ्टर डिडक्टिंग द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ। अच्छा एक तो ये है ना कि भाई आप अपना एसेट जाके डिस्पोज कर दो, आपको कुछ ना कुछ सेल प्रोसीड्स मिल जाती हैं। एट द टाइम व्हेन एसेट इज डिस्पोज्ड, जो अमाउंट आप रिसीव करते हो ना उन्हें सेल्स नहीं कहा जाता, क्योंकि वो आपका बिजनेस तो था नहीं। ऑलराइट, इन्वेंट्री को जाके सेल करते हो ना तो कहते हैं हम लोग सेल्स या रेवेन्यू। लेकिन जब किसी नॉन करंट एसेट को जाके डिस्पोज करते हो और कोई वैल्यू आपको मिलती है तो आपकी सेल्स नहीं है, उसे हम लोग कहते हैं सेल प्रोसीड। और वो सेल प्रोसीड जब भी आता है तो हमारे माइंड में क्लिक हो जाता है कि नॉन करंट एसेट के डिस्पोजल पर हमने ये अमाउंट रिसीव की है। अब वो जाके बनेगी आपकी रेजिडुअल वैल्यू। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा है कि कोई भी एसेट आप डिस्पोज करने जाओ ना तो आपको कमीशन पे करना पड़ता है। जैसे अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, जाहिर बात है थ्रू एजेंट जाओगे, प्रॉपर्टी डीलर जाओगे, तो प्रॉपर्टी डीलर क्या अपना कमीशन नहीं रखेगा? आपके पास कोई गाड़ी है, आप थ्रू शोरूम जाके उसको सेल करोगे, तो क्या वो शोरूम का मालिक अपना कमीशन नहीं रखेगा? अब आपकी कोई भी प्रॉपर्टी परचेज आप सेल हो गई है 30 लाख रुपए में, लेकिन उसमें 2 लाख रुपए का आपने कमीशन पे कर दिया। तो कहते हैं कि क्या आप अपनी सेल प्रोसीड 30 लाख रुपए रखोगे? तो कहते हैं या रेजिडुअल वैल्यू 30 लाख रुपए रखोगे? कहते हैं नहीं,
आप इसमें से वो जो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है वो माइनस कर दें। उसके बाद जो नेट अमाउंट आपको रिसीव हो रही है वो रेजिडुअल वैल्यू के तौर पे रिकॉर्ड कर। गॉट इट? नेट सेल प्रोसीड्स means that after deducting cost of disposal, if the asset were already of the age and in the condition expected at the end of its useful life, और ये रेजिडुअल वैल्यू आपको कब मिलेगी? एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, जो आपने स्टार्ट में डिटरमिन की होगी। फिर हम लोग गए यूजफुल लाइफ के ऊपर। तो यूजफुल लाइफ दो तरह से कैलकुलेट की जा सकती है। एक इन नंबर ऑफ पीरियड, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, पीरियड ओवर विच एन एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल फॉर यूज बाय एन एंटिटी, और ये आप लोग इन टर्म्स ऑफ ईयर्स बताओगे तो ये यूजफुल लाइफ इन ईयर्स हो सकती है। या फिर द नंबर ऑफ प्रोडक्शन, कि कितने नंबर ऑफ यूनिट आप उससे बनाओगे, और सिमिलर यूनिट्स। अब ये चीज डिपेंड करती है उस एसिड्स के ऊपर। जैसे व्हीकल्स हैं तो क्या नंबर ऑफ यूनिट्स पे जाऊंगा? नहीं, माइलेज के ऊपर जाऊंगा। वहां पे प्रोडक्शन तो हो नहीं रही, तो हम लोग माइलेज के लेकर चलेंगे। फिर कहते हैं एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एसिड बाय एन एंटिटी, तो ये हमारे पास यूजफुल लाइफ है। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है? डेप्रिसिएशन चार्ज्ड मींस दैट आज तक, टू डेट से मुराद आज तक हम टोटल कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं उसको क्या कहेंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्यूमुलेटिव ऑन अ नॉन करंट एसिड। दिस इज अ contra acid account, means that negative balance of the acid। तो एसिड्स की वैल्यू में से जो आपने लेस करना है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं करना, वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को करना है। कॉन्ट्रा एसिड अकाउंट है तो एसिड्स की नेचर क्या है? तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की नेचर क्या होगी? ये एसिड में से, एसिड के अकाउंट में से लेस नहीं होगी, इसका अलग से अकाउंट मौजूद होगा। और ये लेस कब होगी? जब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे एसिड्स को लिखने लगेंगे तो ये कॉस्ट में से लेस होकर उसको कैरिंग अमाउंट पर ले आएगी। गॉट इट? और दोनों अकाउंट्स आपको अलग अलग मेंटेन करने होंगे। फिर बात आती है कैरिंग अमाउंट की। कैरिंग अमाउंट क्या है? ऑल्सो कॉल्ड एंड is the amount at which an asset is in the statement of, और ये कैसे आएगी हमारे पास? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और वैसे माइनस एक्यूमुलेटेड, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप लोगों ने इसको यहां तक याद करना है कि कैरिंग अमाउंट क्या होती है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब पीआरसी में हम इतना पढ़ाते हैं, अब क्योंकि इंपेयरमेंट लॉस हमारे सिलेबस का पार्ट बन चुका है, तो इन फ्यूचर जब हमसे पूछा जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट। क्योंकि अभी तक पढ़ा नहीं है तो अभी हम इसको इग्नोर करेंगे। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? एग्जाम्पल नंबर 3, ये बड़ी सिंपल सी है कि आप लोगों ने इसमें बताना है यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द एसिड। अब यहां पर वही बात वो कर रहा है। यहाँ पे कहता है कॉस्ट ऑफ एसिड इज 700,000 in early 2021 although the machine can be used for, ये इसकी इकोनॉमिक लाइफ है कि ओवरऑल इस एसिड को कितने अरसे तक यूज किया जा सकता है। बट एबीसी इंटरप्राइजेज एक्सपेक्ट्स टू यूज इट फॉर, तो हमसे यूजफुल लाइफ ऑफ द एसिड पूछी गई थी तो हम क्या कहेंगे? 5 ईयर्स, हम 7 ईयर्स नहीं कहेंगे। बात क्लियर होगी सब बच्चों को? नेक्स्ट वन इज, कहते ABC Enterprises estimated that the machine can be disposed for rupees 620,000 at current price and rupees 680,000 at price expected at the end of 2020। कहते हैं 7 लाख रुपए का एक एसिड हमने परचेज किया, अगर अभी जाकर मैं उसको सेल कर देता हूं ना तो वो 6,20,000 रुपए में जाएगा। बात क्लियर हुई? लेकिन अगर हम लोग इसको लेकर चलें एट ₹680 एट प्राइस एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ 2025,
2025 के एंड पर जाऊं तो फिर 6,80,000 रुपए में जाएगा। ओके, और फिर क्या कहता है, कहता है फर्दर अ 5 year old सिमिलर मशीन कैन बी डिस्पोज ऑफ फॉर रुपीज एट current price and rupees 330,000 at price expected at end of 2000 जो उसको लाइफ ऑफ एन एसिड क्या है। तो रेजर्व वैल्यू के बारे में हमने क्या कहा था कि एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ हम उस एसिड को अगर डिस्पोज करें तो आज उसकी क्या वैल्यू होगी। 5th ईयर पर उसकी वैल्यू नहीं, करंटली उसकी क्या वैल्यू होगी। तो साथ में मैंने आपको क्या एग्जांपल दी थी कि आप ये देखो कि अगर आपने न्यू गाड़ी परचेज की है और 5 साल उसकी लाइफ है तो वो गाड़ी आपकी मार्केट में मौजूद होगी। आप देखोगे उस जैसी 5 साल पुरानी गाड़ी आज कितने में डिस्पोज हो जाएगी। वो उस एसिड की रेजिडुअल वैल्यू होती है। तो आपके पास रेजिडुअल वैल्यू ना तो ये बनेगी, क्योंकि अगर आज ही के दिन उस एसिड को बिल्कुल वैसे ही सेल कर दो तो क्या बनेगी वैल्यू, ये रेजिडुअल वैल्यू नहीं होती। ना ही आपके पास ये बनने वाली है, क्योंकि ये वैल्यू तो 2025 के एंड की है और मुझे चाहिए करंट वैल्यू। ऑल राइट, तो ये भी नहीं बन सकती। फिर मेरे पास जो वैल्यू है 330, ये भी नहीं बनेगी। क्या कहता है, प्राइस एक्सपेक्टेड एट एंड ऑफ 2005, तो उसके लिए उसने करंट वैल्यू तो नहीं बताई ना उसकी। लेकिन आपको नहीं लगता कि रेजल्ट वैल्यू की जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसके मुताबिक क्या, अ 5 years old सिमिलर मशीन कैन बी डिस्पोज फॉर रुपीज, आपको नहीं लगता कि रेजिडुअल वैल्यू 150,000 है। तो यूजफुल लाइफ 5 years एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ रुपीज 150। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में वो बिल्कुल ऐसा ही सिनेरियो आपको बना कर देगा। मतलब पीआरसी की तरह इतना कोई इजी नहीं होने वाला काम। तो आपको थोड़ी बहुत एफर्ट इस तरह से पुट करनी। अब देखिए अगर रेजिडुअल वैल्यू भी आपने गलत चूज कर ली, आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाना है। जब डेप्रिसिएशन गलत तो उसके बाद हर एक चीज गलत है फिर। अब यहां पर देखें तो हमारे पास रेसिडुअल वैल्यू 150, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट। नेक्स्ट वन इज एग्जांपल नंबर 4, कहते हैं एसिड कॉस्ट रुपीज 100,000 एंड कैन बी इजीली यूज फॉर, कैन बी इजीली यूज फॉर 10 year। तो ये यूजफुल लाइफ अभी नहीं बन सकती, ये उसकी इकोनॉमिक लाइफ है। मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस एंटिटी इंटेंड्स टू यूज एसिड फॉर, अब यूजफुल लाइफ क्या है 6 year, at which point expected residual value will be rupees, और ये 40,000 अपनी ये रेजिडुअल वैल्यू है। अब क्या पूछ रहा है, डेप्रिसिएशन अमाउंट एंड यूजफुल लाइफ ऑफ द अबव एसेट, डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होगी, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ रुपीज 60,000 एंड द यूजफुल लाइफ 6, तो हर साल कितना डेप्रिशिएट होगा 10,000। ये straight line method of depreciation. All right. Next one is method of calculating depreciation. And the first method is straight line method. Straight line method बड़ा सिंपल सा मेथड है। क्या कि हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्वल अमाउंट का होगा। हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्वल अमाउंट का होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन हमेशा चार्ज करेंगे ऑन डेप्रिशिएबल अमाउंट, ऑन डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिशिएबल अमाउंट कैसे आएगी, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, और इसको डिवाइड कर दो यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट के साथ, तो आपके पास आएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। फिर ये बात समझ आ गई। हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड में मोस्टली ऐसा ही कर रहे होते हैं, क्यों में कि हमें डेप्रिसिएशन रेट नहीं गिवन होता। हम लोग जाते हैं कॉस्ट गिवन, रेजिडुअल वैल्यू गिवन, यूजफुल लाइफ गिवन। तो जब भी किसी साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने चार्ज करना होगा, हम करेंगे कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस और डिवाइड कर देंगे यूजफुल लाइफ के साथ, तो हमारे पास हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। यहां पर फर्स्ट ईयर के लिए और लास्ट ईयर के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना होता है। फर्स्ट ईयर मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन,
डेट ऑफ परचेज, ईयर ऑफ परचेज, और लास्ट ईयर मतलब ईयर ऑफ डिस्पोजल, वहां पर हमने रहना होता है थोड़ा सा केयरफुल। क्या? कंपनी की पॉलिसी को देखा जाता है कि कंपनी अपने एसेट्स को डेप्रिशिएट किस तरह से करती है। बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं जिन्हें पता है कि हमारे जो एसेट्स है ना, हम अक्सर लेन देन करते रहते हैं, हमारे एसेट्स बार बार हम लोग परचेज करते रहते हैं। वो कहते हैं कि फिर हमारे लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना बड़ा मुश्किल है ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। तो वो पॉलिसी बना लेते हैं कि फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज and no depreciation in the year of disposal. All right? अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ बता दिया जाए कि आपने ईयर 1 में अपना एसेट परचेज किया, अब डेट का तो मुझे पता ही नहीं है, मुझे मंथ्स का पता ही नहीं है, तो मैं फुल ईयर डेप्रिसिएशन जाकर चार्ज करूं। गॉट इट? लेकिन अगर मुझे ये कह दिया जाए कि भाई एसेट इज परचेज ऑन 1 अप्रैल ईयर 1 और मैंने फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करना है, तो क्या जनवरी, फरवरी, मार्च में मेरे पास वो एसेट मौजूद था? तो क्या मुझे उन 3 मंथ्स के लिए उसको डेप्रिशिएट करना चाहिए? तो मैं फर्स्ट ईयर में फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं। कितने अरसे के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा? व्हेन एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज, वहां से स्टार्ट करूंगा और अकाउंटिंग ईयर एंड तक। कितने मंथ्स बन गए? तो मैं 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्स्ट ईयर में जाके चार्ज करूंगा। गॉट इट? फुल ईयर डेप्रिसिएशन नहीं जाएगी। फिर इस फार्मूले को बेसिकली हम लोग मल्टीप्लाई करवा देते हैं टाइम फ्रैक्शन के साथ, और वो कितनी कि कितने मंथ्स हमने यूज किया डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 9/12 कर देंगे। अगर हम ये काम नहीं करते तो ये फुल ईयर डेप्रिसिएशन का फार्मूला है, पूरे एक साल मतलब 12 मंथ्स की डेप्रिसिएशन है। मेरी बात समझ आ गई? हम प्रोपोर्शनेट बेसिस पे जाएंगे। अगर डेट ऑफ परचेज गिवन है, अगर ईयर ऑफ परचेज गिवन है, तो फुल ईयर डेप्रिसिएशन, फिर हमें जाकर टाइम फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं होती। बात समझ आ गई सब बच्चों को? नेक्स्ट वन कहते हैं कि आप कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन रेट भी कर सकते हैं। फर्स्ट फार्मूला ये था। ऑल्टरनेटिवली मतलब इन दोनों में से कोई सा एक फार्मूला यूज कर दो। मोस्टली हम किसको प्रेफर करते हैं? फर्स्ट वन। अच्छा, यहां पर देखिए सेकंड वन क्या है कि कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय रेट। सबसे पहली चीज ये देखो कि ऊपर हम लोग डेप्रिशिएबल अमाउंट ले रहे थे, लेकिन यहां पर ये मिस्टेक ना कर देना कि डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऑलराइट, अब क्या लिख के लेना है हम लोगों ने? कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय रेट। अच्छा, फिर क्या करना है? ये रेट कैसे आएगा? रेट को फाइंड करने का ये फार्मूला, डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय यूजफुल लाइफ। नॉर्मल सिचुएशन में ना कर, नॉर्मल सिचुएशन है, कॉस्ट रेजिडुअल वैल्यू यूजफुल लाइफ गिवन है, आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, आपने कैरिंग अमाउंट फाइंड करनी है, तो रेट डिटरमिन करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ उस टाइम पे करना है जब वो आपसे कहे, अदरवाइज इसको इग्नोर कर दें और फर्स्ट फार्मूले के मुताबिक चले जाए। अब स्ट्रेन एंड मेथड के मुताबिक हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं? फर्स्ट डाटा गिवन है, कहता है प्लांट बॉट ऑन। अब जब अकाउंटिंग ईयर एंड अकाउंटिंग ईयर के बिल्कुल स्टार्ट में परचेज कर लिया, तो कोई टाइम फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं। फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर 2021, कॉस्ट ऑफ एसेट इज, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ इज, रेजिडुअल वैल्यू इज, और ये तीनों चीजें क्वेश्चन में गिवन। हमने क्या बताना है? अकाउंटिंग ईयर एंड 31 दिसंबर हो रहा है और कहते हैं यूजिंग calculate the amount of annual depreciation and carrying amount along with। जब ये बात कर देता है ना, तो कैरिंग अमाउंट के लिए कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो। बात क्लियर? कॉस्ट हर साल के लिए एक ही रहती है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चेंज होती जाएगी, जिसकी वजह से कैरिंग अमाउंट चेंज हो जाएगी। जिसके लिए
मैंने ये मोबाइल परचेज किया 50,000 रुपए का, आज से 1 साल पहले परचेज किया। आज अगर आप मुझसे ये पूछो कि सर आपने कितने का लिया, तो मैं आपसे क्या कहूंगा? 50,000। 2 साल बाद जाके आप मुझसे ये पूछेंगे सर आपने ये कितने का लिया था? 50,000। कॉस्ट चेंज नहीं होती, हर साल की कॉस्ट सेम रहेगी। ऑलराइट। हाँ, आज इसकी वैल्यू क्या है? अगर 1 साल के बाद तो शायद आप मुझे कहें 40,000, लेकिन मैं 2 साल के बाद पूछूं भाई इसकी वैल्यू क्या है, क्या मुझे 40 कहोगे? नहीं, आप मुझे हो सकता है 28,000 हो सकता है 30,000 का हो, वैल्यू को मजीद डिक्रीज करोगे, तो वो उसकी कैरिंग अमाउंट कहलाएगी। गॉट इट? अच्छा अब देखिएगा, बात क्लियर सब बच्चों को? अच्छा अब देखिएगा हमने क्या करना, हम जब भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो ये बात याद रखना कि हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम है इन स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। गॉट इट? अब कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू divided by useful life. The answer is, और फर्स्ट ईयर को बस देख लिया करो कि कहीं फर्स्ट ईयर में टाइम फ्रैक्शन तो नहीं लगाना, तो नहीं लगाना, तो हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम। अब ईयर 1 से लेकर ईयर 5 तक हर साल के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, जिसे अब हम लोग कहेंगे स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में, जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करेंगे वो 18,000 रुपए जाए। क्लियर? लेकिन जब हर साल की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने लगेंगे तो एसिड 1 लाख रुपए पे रिकॉर्ड नहीं होगा। एसिड कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा? कैरिंग। और कैरिंग अमाउंट कैसे आएगी आपके पास? कॉस्ट माइनस क्या मिले, कॉस्ट में नो चेंज, एसिड में कोई चेंज नहीं है तो उसकी कॉस्ट में भी कोई चेंज नहीं। लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फर्स्ट ईयर के लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ही उसकी, मैं आप ये कह रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में जो आपका 1 लाख रुपए का एसेट था वो 18,000 से डेप्रिशिएट हो चुका है, तो बाकी कितना? अब देखो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना था? 18,000, ओ सॉरी 100,000। टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना था? 1 जनवरी 2021 पूरा साल एसिड को यूज किया, तो पूरे साल में एक्सपेंस कितना चार्ज कर दिया आपने? 80, तो बाकी कितना बच गया? तो वो 82,000 कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। गॉट इट? फिर जब नेक्स्ट ईयर में जाओगे तो फिर 18,000 ऑलरेडी डेप्रिशिएट हो चुका था, अगले साल मजीद 18,000 से डेप्रिशिएट हुआ, तो 18 + 18 इज इक्वल टू टोटल 36 से डेप्रिशिएट हो चुका है। 100,000 का एसेट सेकेंड ईयर के एंड तक 36,000 से डेप्रिशिएट हो चुका, तो रिमेनिंग उसकी लाइफ कितनी? मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर 100,000 का, उसमें से 36,000 प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज कर चुके हो, तो बाकी कितनी अमाउंट बच गई है? तो वो 64 नॉन करंट एसेट के तौर पर उसकी कैरिंग अमाउंट बन के रहेगी। बात क्लियर? इसी तरह से थर्ड ईयर के लिए क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 36 पहले थी, सेकंड ईयर के एंड पर थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऐड किया, अब टोटल कितना हो गया? 54। तो बाकी एसिड की कैरिंग अमाउंट, और इसी तरह आप यहां तक पहुंच। किसी को एतराज? एक तो कैरिंग अमाउंट फाइंड करने का मेथड है कि कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस कर, तो आपको कैरिंग अमाउंट मिल जाएगी। लेकिन इसका दूसरा मेथड भी है कि अगर आप करंट ईयर में मौजूद हैं, लाजमी बात है आप करंट ईयर में ही मौजूद होंगे, तो प्रीवियस ईयर एसिड की कैरिंग अमाउंट में से करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लेस कर दो। क्या कहा? प्रीवियस ईयर एसिड्स की कैरिंग अमाउंट में से करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लेस कर दो, तो अभी कैरिंग अमाउंट मिल जाएगी। जैसा कि सपोज मैं मौजूद हूं ईयर 2024 में, मैंने इसमें बताना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब स्ट्रेट लाइन मेथड था तो मैं कितनी अमाउंट लेकर आऊंगा? साथ में मैंने बताना है कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसिड, और वो मैं कैसे बताऊंगा? मैं देखूंगा इससे पहले प्रीवियस ईयर एसिड की कैरिंग अमाउंट क्या थी,
इसमें से ये मजीद 18,000 लेस हो गया, तो बाकी क्या वैल्यू मेरे पास बच गई, ये चीज मैं आ सकता। ये सेकंड मेथड था। कैरिंग अमाउंट फाइंड करने के लिए प्रीवियस ईयर की कैरिंग अमाउंट में से करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लेस कर देना, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन नहीं, कैरिंग अमाउंट में से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस या कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो आपको कैरिंग अमाउंट मिल जाएगा। एनी प्रॉब्लम? चलिए एग्जांपल नंबर 6 जरा सॉल्व करके बताएं मुझे, जल्दी करें। एग्जांपल नंबर 6, कॉस्ट ऑफ एसेट इज 1,260,000, expected useful life is, and expected residual value is, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या बनेगी हमारे पास, 1040,000, 1020, मेरे पास वैल्यू आ रही है 1260, इसमें से 240 लेस करते हैं तो रिमेनिंग वैल्यू 1020,000, ये मेरे पास आ जाएगी डेप्रिशिएबल अमाउंट। और यूजफुल लाइफ 6 ईयर। कौन सा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है जो कि सबसे ज्यादा इजी होता है? भाई अगर ये मेथड होगा तो आपका क्वेश्चन ज्यादा इजी है। पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी इतना कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस वो ट्रिकी बन जाता है कभी कभी, हर बार नहीं। अच्छा फिर देखें, व्हाट इज द एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज। पहली चीज तो हम उसको बता देंगे 1,260 माइनस 240, ऑल अमाउंट्स इन रुपीज 1000 डिवाइडेड बाय 6, तो मेरे पास एनुअल डेप्रिसिएशन क्या आ जाएगी यहां से, 170,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड, फॉर द ईयर। ऑलराइट, और ये फुल ईयर डेप्रिसिएशन है क्योंकि मुझे डेट ऑफ परचेज गिवन नहीं थी। अब साथ में क्या कहता है, अब इस चीज का आंसर हो गया, ये एक चीज का आंसर हो चुका है। फिर उसने क्या कहा, कहते हैं एंड व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट आफ्टर। अच्छा अब ऐसा नहीं है फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नहीं, हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक जैसा, तो मल्टीप्लाइड बाय 4, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा 680, तो कैरिंग अमाउंट क्या बनेगी, 1260 माइनस, एंड आंसर इज 580,000, and that's the carrying amount of an asset after 4 years. Any problem? All clear? अच्छा यही चीज आप लोग करते थे पीआरसी के अंदर, लेकिन क्या आपको याद है पीआरसी में अकाउंटिंग के अलावा एक और सब्जेक्ट भी था, क्यूएम, उसमें आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा सिंपल इंटरेस्ट में ना आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसमें आपने कहा था कि हर साल इंटरेस्ट की अमाउंट सेम रहती है, एम आई राइट? तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे डेप्रिसिएशन भी वैसे ही आ रहा है यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, कि हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम रहेगा, क्या मिलता जुलता कॉन्सेप्ट ना आ गया? अच्छा दूसरी चीज, जब आप एसिड को डेप्रिशिएट करते हो तो फ्यूचर वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? ड्यू टू डेप्रिसिएशन एसिड्स की वैल्यू में डिक्रीज आएगा, तो फ्यूचर वैल्यू कम हो रही है। तो आपको याद है हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर फ्यूचर वैल्यू कम हो रही हो तो नेगेटिव साइन का फार्मूला यूज करते हैं फ्यूचर वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए। तो बेसिक फार्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस आर टी। ऑलराइट, लेकिन जहां पर बात सुनिएगा, ये तो था ना इंटरेस्ट के मुताबिक, लेकिन जहां पर ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मतलब क्या, एस से मुराद है WDV, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एसिड को WDV कहते हैं ना, कि आफ्टर सर्टेन टाइम ड्यूरेशन इस एसिड की वैल्यू क्या होगी, तो वो कहलाएगी WDV। प्रेजेंट वैल्यू से मुराद कॉस्ट ऑफ एसिड इनटू 1 माइनस आर से मुराद डेप्रिसिएशन रेट, आर से मुराद डेप्रिसिएशन रेट।
एंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम से मुराद कि कितने यूजफुल लाइफ नहीं, कितने अरसे बाद आपको WDV चाहिए। वो 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, तो टी की जगह पर वो आ जाएगा। टी स्टैंड्स फॉर टाइम, जब आपको एसिड की WDV चाहिए। ऑलराइट, किसी को डाउट? अच्छा, अब जहां पर देखें तो कॉस्ट ऑफ एसिड इज 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट। अब जाहिर क्वेश्चन में तो गिवन नहीं था, लेकिन उसने तो बताया था ना रेट को डिटरमिन करना, कि आपको रेट को कैसे डिटरमिन कर सकते हो। क्या मेथड था? डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय कुछ ऐसा नहीं। तो डेप्रिसिएशन रेट क्या आ गया आप लोगों के पास? 18%। आंसर आएगा 0.18। परसेंटेज का साइन लगाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100, तो क्या बन जाएगा? 18%। 18% किस पे अप्लाई करना है हम लोगों ने? कॉस्ट ऑफ एसिड के ऊपर। किसके ऊपर अप्लाई करना है? कॉस्ट ऑफ एसिड। तो देखिए, ये जो 18,000 हम लोगों ने अपने मेथड से कैलकुलेट किया है, कॉस्ट ऑफ एसिड क्या है? 100,000। 100,000 का 18% जरा देखना, क्या 18,000 आ नहीं गया? तो दोनों मेथड से आंसर सेम है। अब हमने यहां पे क्या करना है? 18% मल्टीप्लाइड बाय, भाई कितने अरसे बाद आपको इसकी WDV चाहिए? 4। ये 4 आ गया। तो आंसर देखो, 1 सॉरी, ओके ओके, वो क्वेश्चन चेंज। तो इसका जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा 1260 माइनस 240 डिवाइडेड बाय 1260 मल्टीप्लाइड बाय 6 एंड एंड रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाय 100, तो वैल्यू आएगी 13 पॉइंट। हाँ, अब ये जाके लिख दो 13.49%। 1260 इंटू 1 माइनस 13.49% मल्टीप्लाइड बाय 4, आंसर 580। ये देखो, और जो बाकी ये जो थोड़ा बहुत डिफरेंस आया है ना, ये ड्यू टू राउंडिंग ऑफ, वो जो रेट की राउंडिंग ऑफ किया है ना, उसकी वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंस आया है। मेरी बात आपको समझ आ गई होगी? अच्छा, एक बिल्कुल यही चीज अगर आप यहां पर करना चाहें ऊपर वाले एग्जांपल में, से दैट मुझे चाहिए 2024 पर एसिड की कैरिंग अमाउंट, तो मैं क्या करूंगा? 4th ईयर है ना ये मेरे पास, एसिड की कॉस्ट कितनी है? 100,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, अब जरा देखो इसको, 100,000 इंटू 1 माइनस 18% मल्टीप्लाइड बाय 4, जी कितना? क्या मैच कर गया? तो डायरेक्ट WDV पर आप लोग जा सकते हो। बात क्लियर हो गई? अब जब आप लोग डायरेक्ट WDV पर पहुंच गए कि आफ्टर 4 इयर्स एसिड की WDV है 228,000, कॉस्ट कितनी थी? तो अगर कोई आपसे पूछे कि इसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है, अब तक की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है, तो देखिए भाई, कॉस्ट माइनस क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट WDV, एंड कॉस्ट माइनस WDV इज इक्वल टू क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो आप क्या करोगे? 100,000 में से माइनस कर दोगे, तो देखो क्या वैल्यू आपके पास आ गई? 72,000। तो देखो, क्या आपने यही नहीं बताई हुई थी इधर? बात क्लियर? तो जब हम लोग अपने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो हमें डाटा की, डेट ऑफ परचेज वगैरह, एसिड की कॉस्ट, रेसिडुअल वैल्यू वगैरह, ये सब प्रोवाइड कर देगा, और हमसे कहेगा 3 4 5 साल बाद जंप लगवाएगा, और कहेगा उस ईयर पर बताओ कि मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या चार्ज करूं, उस टाइम पर बताओ कि मेरे एसिड की कैरिंग अमाउंट क्या होगी, मेरे एसिड की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होगी। और अगर हम बैठ गए ना फर्स्ट ईयर से उसको सॉल्व करने,
तो फिर हमसे हमारा क्वेश्चन नहीं कंप्लीट होगा। तो हमें जंप लगाना भी आना चाहिए कि मैं सर्टेन टाइम ड्यूरेशन का जंप किस तरह से लगाऊं और वो बिल्कुल एक्यूरेट जाए। अब जैसे ही हम लोग कहते हैं ना कि भाई कॉस्ट माइनस accumulated depreciation is equal to, भाई ये चीज तो क्लियर है ना सब बच्चों को। अब भाई मुझे WDV गिवन, मुझे कॉस्ट गिवन, मैंने ये चीज फाइंड करनी है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? accumulated depreciation, ये नेगेटिव थी, दूसरी साइड पे आ गया पॉजिटिव, इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस, तो यही काम तो मैंने यहां पे आके किया है। अब किसी का कोई क्वेश्चन? यहां तक की बात क्लियर सब बच्चों को? आपको स्केल एंड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन समझ आ गया होगा। यहां तक कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे ना, ये बेसिकली हैं बेसिक्स, और ये बेसिक्स ऐसी हैं जो सिर्फ आपकी कैलकुलेशन को सपोर्ट कर रही होंगी। हमने क्वेश्चन इससे कई हाई लेवल पे जाके सॉल्व करना है, तो उस हाई लेवल तक पहुंचने के लिए ना अभी हम लोग छोटे छोटे स्टेप ले रहे हैं, अभी सिर्फ अपनी बेसिक्स बना रहे हैं। अब कुछ होती हैं ट्रिक्स वगैरह, मैं ना कैलकुलेशन के साथ साथ वो चीजें भी आपको बताता जाऊंगा कि ये ट्रिक्स इस तरह से आप लोग यूज कर सकते हो। जैसे ही आप लोग स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज करते हो, तो एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, assets accumulated depreciation is equal to its depreciable amount। मेरी बात जरा गौर से सुना करें। assets accumulated depreciation is equal to its depreciable amount। और डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या थी आपके केस में? 90,000। क्या आपने नहीं कहा कि एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ द एसेट डेप्रिशिएबल अमाउंट इज 90,000? व्हाट डज इट मीन? कि हम अपनी यूजफुल लाइफ के एंड तक इन टोटल अपने एसेट को 90,000 तक डेप्रिशिएट कर लेंगे, ऐसे ही है ना? तो वही तो उसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन होगी। गॉट इट? एंड एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, assets carrying amount is equal to its तो क्या रेजिडेंट वैल्यू 10,000 नहीं थी? अब जब चाहे जो मर्जी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हो, ये रूल बिल्कुल सेम, ये रूल ऐसे का ऐसा ही चलेगा। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? नेक्स्ट जरा देखिएगा, आपको एग्जांपल नंबर 6 समझ आ चुकी होगी। एग्जांपल नंबर 7, जब भी आप कोई एसिड परचेज करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड, तो आपको हमेशा डेप्रिसिएशन ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस कैलकुलेट करनी चाहिए। मैंने आपसे कहा कि डेट ऑफ परचेज अगर गिवन है, तो ये कंफर्म हो गया है कि आपने प्रोपोर्शनेट बेसिस पे चलना है। हाँ, अगर क्वेश्चन में कोई लाइन ऐसी आ जाए, कंपनीज पॉलिसी इज टू डेप्रिशिएट इट्स नॉन करंट एसेट्स ऑन full year depreciation in the year of purchase and no depreciation in the year of disposal, फिर प्रोपोर्शनेट करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, लेकिन यहां पर देखें, आपसे कहा गया कि हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी, तो एंड कब होगा? नॉन करंट एसिड कब परचेज कर रहे हैं, कितने का? तो कॉस्ट ऑफ एसिड इज 60,000, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ इज, expected residual value is nil, it is depreciated by straight line method। हमने क्या बताना है? What will be the charge for depreciation for the year? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल, accumulated depreciation depreciation expense कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ एसिड, रेजिडुअल वैल्यू कुछ है नहीं, तो -0, ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। अब पर ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 12,000 है, लेकिन फर्स्ट ईयर में 12,000 नहीं जाएगा। फर्स्ट ईयर में कितनी अमाउंट जाएगी? मल्टीप्लाइड बाय टाइम फ्रैक्शन। अब हमने एसिड को यूज कब शुरू किया? फर्स्ट में। फर्स्ट में कौन सा ईयर? ईयर 1। फर्स्ट में ईयर 1 हमने एसिड को डेप्रिशिएट किया। ऑलराइट, अच्छा, अब हमारे पास फर्स्ट में से 31 दिसंबर तक टाइम पीरियड क्या होगा?
8 तो हम क्या करेंगे 8 बाय, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर फर्स्ट ईयर इज 8,000। किसी को कोई डाउट? ऑल क्लियर? अच्छा, अब ऐसे समझे जैसे ये ईयर 2021, ईयर फर्स्ट में 2021, मुझे 31 दिसंबर 2024 एसिड की कैरिंग अमाउंट बताओ। द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसिड एट द एंड ऑफ 31 दिसंबर 2024, जल्दी से बताएं। अच्छा, यहां पर देखें ना, जैसे ही मैंने आप लोगों से कहा ना कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 31 दिसंबर 2024, आप में से बहुत से ऐसे थे जिन्होंने जाके वही फार्मूला अप्लाई किया। तो फार्मूला अगर अप्लाई करते हो, अब देखो हम लोग मौजूद हैं ईयर 21 पे, 31 दिसंबर ईयर 21, एक साल, 22, 23, 24, तो मतलब ऐसे जैसे 4 साल। अगर आप फार्मूला अप्लाई करते हैं ना कुछ इस तरह से, इस क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, तो कॉस्ट ऑफ एसिड, तो सबसे पहले तो आपको डेप्रिसिएशन रेट चाहिए, जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन नहीं था। तो आपको ना डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब डेप्रिसिएशन रेट आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, विच इज क्या आएगा, 60,000 माइनस 0, 60,000। अच्छा, अगर आप लोगों के पास डेप्रिशिएबल अमाउंट, रेजिडुअल वैल्यू नील हो, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट और कॉस्ट ऑफ एसिड में कोई फर्क नहीं रहता। हमारे पास फार्मूला क्या था, डेप्रिशिएबल अमाउंट मतलब कॉस्ट माइनस डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय लाइफ। अब रेजिडुअल वैल्यू नील है, मैं यहां पे जाके -0 कर दूं, तो कॉस्ट -0 इज इक्वल टू कॉस्ट, तो फिर कॉस्ट से कॉस्ट कैंसल, तो रेट का शॉर्टकट फार्मूला क्या बन गया, 1/यूजफुल लाइफ। ऑलराइट, लेकिन ये कब, जब रेजिडुअल वैल्यू नील हो, या उस टाइम पर। तो हमारे पास ये फार्मूला बनेगा 1/5 इज इक्वल टू 20%। अब अगर ये जाकर आप अप्लाई करते हो, तो ये बात हमेशा याद रखना कि अगर आपका एसेट ड्यूरिंग द ईयर परचेज हो रहा है और फर्स्ट ईयर में जाकर आप लोग उसको प्रोपोर्शनेट कर रहे हो, तो कभी भी फार्मूला अप्लाई नहीं कर। ऑलराइट, फार्मूला कब अप्लाई करना है, जब ईयर ऑफ परचेज में फुल ईयर डेप्रिसिएशन हो, तब फार्मूला अप्लाई करना, जो अभी मैंने 1-r/t वाला फार्मूला बताया है। लेकिन अगर फर्स्ट ईयर में आप लोगों का एसेट प्रोपोर्शनेट बेसिस पे जा रहा है, तो फार्मूला अप्लाई नहीं कर। बात क्लियर? फिर ईयर 1 की डेप्रिसिएशन कितनी, फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन कितनी है, 12,000। अब देखिए ईयर 2021 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है 8,000, 22 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना होगा, 12,000। हमने कहा था फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम है, भाई फर्स्ट ईयर में भी फॉर द ईयर 12,000 ही था, लेकिन हमने क्योंकि अपना एसिड 8 माह यूज किया, तो हम लोग उस 12 में से 8 माह की डेप्रिसिएशन लेकर आ गए। मेरी बात पे की सब बच्चों ने? अच्छा, 22 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 12,000, 23 में, 24 में, तो मल्टीप्लाइड बाय 4 नहीं कर दें, मल्टीप्लाइड बाय 3। तो यहां से आपको वैल्यू मिलेगी 36,000 नेक्स्ट 3 इयर्स का और 8,000 फर्स्ट ईयर का। तो एट द एंड 31 दिसंबर 2024 accumulated depreciation is, cost of asset is 60 minus 44 and the WDV of the asset is, बात क्लियर हो गई? तो थोड़ा सा ना केयरफुल होकर काम करना है, आपकी छोटी सी मिस्टेक पूरा क्वेश्चन गलत करवा देगी। ऑल राइट, अब जिन बच्चों का 16,000 था गुड, लेकिन अगर नहीं आया तो अब आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी। किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो जी।
नेक्स्ट हमारे पास मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आप लोगों ने हमेशा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को सबसे पहले कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अक्सर क्वेश्चन में गिवन होगा। क्या आपने एसिड को डेप्रिशिएट करना है एट द रेट ऑफ 20% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो हम लोग जाके हमारे लिए कैलकुलेट करना इजी है। लेकिन अगर कभी गिवन ना हो तो एसिड की कॉस्ट गिवन होगी, उसकी रेसिडुअल वैल्यू गिवन होगी और यूजफुल लाइफ गिवन होगी, तो रेट को हम लोग खुद डिटरमिन कर देंगे। हम रेट को कैसे डिटरमिन करेंगे? रेट इज इक्वल टू 1 माइनस nth रूट। अब nth रूट से क्या मुराद है और नंबर ऑफ ईयर से क्या मुराद है? यूजफुल लाइफ, कि जितनी उस एसिड की यूजफुल लाइफ है वो ही रूट आपने लेना है। मतलब अगर 5 साल है तो 5th रूट, 7 साल है तो 7th रूट, 10 साल है तो 10th रूट ऑफ किसका? रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ द एसिड। रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ द एसिड। अब हम लोगों ने सबसे पहला काम यही करना होगा। कॉस्ट ऑफ एसिड इज 100,000, रेजिडुअल वैल्यू इज, यूजफुल लाइफ इज 5 ईयर। तो सबसे पहले हम लोगों ने डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट करना है। टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो रेट कैसे आएगा? 1 माइनस कौन सा रूट लेंगे हम यहां पर? 5th रूट। 5th रूट किसका? रेजिडुअल वैल्यू ओवर 100,000। अच्छा, एंड रिजल्ट को मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे रेट को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए। तो जब ये आंसर कैलकुलेट करना होगा तो देखिए ऐसा नहीं करना 1 माइनस 5 रूट और फिर फ्रैक्शन, ये नहीं करते, ये गलत है। ये ऐसा है जैसे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट के साथ, तो ऐसे आंसर नहीं आएगा आप लोगों के पास। आपने क्या करना है, 5th रूट के लिए शिफ्ट और ये इस तरह से पावर की प्रेस करेंगे तो ये स्क्वायर रूट, और इधर अब यहां पर हम अपनी मर्जी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। नहीं वैल्यू पुट करेंगे तो वो स्क्वायर रूट होता है, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 होती है। अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू आ जाएगी 5, इधर 5 पुट किया, फिर इधर आए फ्रैक्शन ऑन करोगे, स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसिड इज इक्वल टू एंड मल्टीप्लाइड बाय एंड द वैल्यू इज, हम इसको डेप्रिशिएट करेंगे एट द रेट ऑफ, कर लेंगे। बस फर्क क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए रेट मल्टीप्लाई होता था कॉस्ट ऑफ एसिड के साथ। कैसे ही था ना, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन रेट, लेकिन डेप्रिसिएशन रेट का जो फार्मूला स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए है वो फार्मूला रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए नहीं है। दोनों के फार्मूला डिफरेंट है। रेट कैलकुलेट कर लिया, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ये रेट अप्लाई होता है WDV ऑफ एन एसिड, कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसिड, कि जिस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है उस साल के स्टार्ट में हमारे एसिड की कैरिंग अमाउंट क्या है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है डेप्रिसिएशन रेट के साथ। क्या मेरी बात क्लियर हुई सब बच्चों को? अच्छा, अब देखिएगा, फर्स्ट ईयर कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसिड इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ एसिड, क्योंकि इससे पहले एसिड डेप्रिशिएट ही नहीं हुआ। तो फर्स्ट ईयर के लिए कॉस्ट कितनी थी हमारे पास? 100,000 का 36.9%, तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 36,000। अच्छा, अब डायरेक्टली ईयर 2, 3, 4, 5 का एक्सपेंस नहीं फाइंड कर सकते, आपको पहले कैरिंग अमाउंट फाइंड करनी होगी। अब क्या करेंगे, 100 में से 36,900 लेस किया, द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसिड इज 63,100। जब नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना होगा तो
63,100 multiplied by 36.9%. The value is 23,284. Got it? तो अब accumulated depreciation क्या बन जाएगी? 36,900 plus 23,284. The accumulated depreciation is 100 में से ये माइनस की तो कैरिंग अमाउंट क्लियर, या फिर कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट लेस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तब भी आपके पास सेम यही आंसर आ जाए। ओके हो गई। थर्ड ईयर का जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना होगा तो 39,816 मल्टीप्लाइड बाय 36.9% इज इक्वल टू, बात समझ आ गई होगी सब कुछ। ऐसे करते करते जैसे ही फिफ्थ ईयर के एंड पर पहुंचे, यूजफुल लाइफ क्या थी हमारे पास, तो फिर से देखें तो एसिड की क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन डेप्रिशिएबल अमाउंट के इक्वल, जबकि इसकी कैरिंग वैल्यू सेम वही रूल रेजिडुअल वैल्यू के इक्वल। किसी को कोई डाउट? बात समझ आ गई सब बच्चों को? चलें नेक्स्ट जरा देखें, एग्जाम्पल नंबर 9 सॉल्व करके दें, क्या आंसर आएगा हमारे पास? एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 में आपसे कहा गया नॉन करंट एसिड की कॉस्ट है हमारे पास depreciated reducing balance method at the rate of 25%. What is the at the end of, अच्छा अब क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर कॉस्ट ऑफ एसिड इज 64,000 का 25%, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस विच इज इक्वल टू, तो फर्स्ट ईयर के एंड पर एसिड की कैरिंग अमाउंट क्या होगी, तो नेक्स्ट ईयर जो डेप्रिशिएट होना है वो 64 ने नहीं होना, किसने होना है? 48 ने। 48,000 multiplied by 25% which is equal to 12,000। तो 12,000 डेप्रिशिएट होने के बाद एसिड की वैल्यू क्या आ जाएगी? 36,000, द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसिड एट द एंड ऑफ ईयर 2। तो जब ईयर 3 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करना होगा तो ईयर 2 की कैरिंग अमाउंट 36,000 multiplied by 25% which is equal to, अब थर्ड ईयर के लिए डेप्रिशिएट होगा 9,000 एंड द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसिड इज 27, और यही आपसे पूछा गया था। अच्छा अब सुनिएगा, अगर आपसे फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पूछा जाता तो 27,000 का 25% विच इज इक्वल टू 675, और एसिड की कैरिंग अमाउंट क्या आ जाती? ऑलराइट, इस पर भी फार्मूलाज अप्लाई हो सकते थे। मतलब अब फ्यूचर में जब आपसे ऐसी कोई बात पूछेगा तो आपने इतनी सारी वर्किंग नहीं करके दे देना, आपने क्या करना है, फार्मूला अप्लाई कर देना है। लेकिन जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो तो फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, और फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास, WDV ऑफ एन एसिड इज इक्वल टू, अब इसके बाद कॉस्ट into 1 minus depreciation rate raised to power time। अब देखें डेप्रिसिएशन रेट गिवन था, कॉस्ट ऑफ एसिड गिवन थी, अब हम क्या करेंगे, 64,000 into 1 minus 25% raised to power 3 and the answer is, तो डायरेक्टली आप यहां पर पहुंच गए। बात क्लियर सब बच्चों को? फिर से सुनो, थोड़े से मतलब शॉर्टकट्स वगैरह, कि भाई आप अपने एसिड को डिक्रीज कर रहे हो कितने परसेंट के साथ, मतलब हर साल आपका एसिड 25% से डिक्रीज हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, जब अगर सपोज
परसेंटेज में जब डिक्रीज बता रहे हो तो मतलब 100 रुपए का एसिड कितने परसेंट बाकी रह जाएगा? 75% बाकी रह जाएगा। एम आई राइट? तो ये देखो, आप लोग करोगे 64,000 मल्टी, अच्छा इसको ना इक्वल टू कर दिया करो, जो भी कॉस्ट ऑफ एसिड हो उसको इज इक्वल टू कर दो। अब आप लेकर आ जाओ आंसर। अब जो भी आंसर होगा ना, इसने आंसर को पिक कर लेना है। आंसर मल्टीप्लाइड बाय 75% इज इक्वल टू फर्स्ट ईयर के एंड पर WDV। एक मतलब इज इक्वल टू प्रेस किया तो फर्स्ट ईयर के एंड पर WDV, जरा चेक करते जाना, ऐसे ही है ना? इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इसी तरह आप नेक्स्ट चलते जाओ, आपको ये WDV मिलती जाएगी हर कमिंग ईयर। बात समझ आई? फिर से सुनो, डेप्रिसिएशन भी ऐसे कैलकुलेट हो सकती है। आप लोग ये देखो कि फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी। फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, इसको भी इज इक्वल टू कर लो पहले। फिर अगर एसिड की वैल्यू 25% से डिक्रीज हो रही है तो भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी तो डिक्रीज होगा। कितने से? 25% से। तो रिमेनिंग अब आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो आएगा वो 75% आएगा। अब क्या करोगे? मल्टीप्लाइड बाय आंसर मल्टीप्लाइड बाय 75%। अब ये ना बार बार वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना था? 16,000। अब हर वैल्यू का 75%, ये देखो, ये देखो 12,000। नेक्स्ट, ये आ गया। नेक्स्ट, ये देखो ये आ गया। क्लियर हो गई वैल्यू? ये काम आप इस फार्मूले से भी कर सकते हो। अब जब WDV आ गई 27,000 आप लोगों के पास, तो इजीली आप क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन भी बता सकते हो। कैसे? 64,000 लेस 27,000 इज इक्वल टू, आपके पास आंसर आ जाएगा 37,000। वो आपकी टोटली क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन है। एनी प्रॉब्लम? तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, सम ऑफ डिजिट मेथड और उससे रेलिवेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।